अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। कराची से खैबर तक बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। वुकला, ताजिर, बच्चे बड़े सब सड़कों पर निकल आए। अमन अमान की सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। अवाम ने बिल फाड़ दिए। कहा 48% टैक्सेस से भरे बिलों ने जिंदा दरगोर कर दिया। किसी ने जेवर बेचकर बिल जमा कराया, कोई रो दिया, किसी ने जहर खा लिया। अवाम पूछते हैं 24 रुपए में तैयार होने वाला यूनिट 52 रुपए में आखिर क्यों पड़ता है। वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए आज दूसरा इजलास बुलाया, मगर कुछ तय न हुआ। मुफ्त बिजली के मजे लूटने वालों की तफसील जरा मुलाहिजा कीजिए। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन माहाना 76 करोड़ 43 लाख की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। 17 से 21 ग्रेड तक के मुलाजिमीन 15,970 हैं और जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन पड़ती है 70 लाख यूनिट्स माहाना। इसके अलावा 16 ग्रेड तक के 1,73,200 मुलाजिमीन ऐसे हैं जो 33 करोड़ यूनिट्स यानी सालाना 10 अरब की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं और 17 से 21 ग्रेड के मुलाजिमीन सालाना 1 अरब 25 करोड़ रुपए की बिजली खा जाते हैं। इस सब का बिल आम आदमी की जेब से जाता है। उधर सियासी जमातें अपने मफादात पर फोकस किए हुए हैं। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन जब से केस इस अदालत में तहरीके इंसाफ मुसलसल इसी अदालत को तनकीद का निशाना बना रही है, जिस अदालत से माजी में कई बार रिलीफ ले चुकी है। और आखिर में बात करेंगे अमरीकी करेंसी की कीमत में होशरुबा इजाफे की। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 3 रुपए बढ़ गई है। हर 1 रुपए के साथ कर्जा कई गुना बढ़ जाता है। सबका जिम्मेदार आखिर कौन है? गुफ्तगू का आगाज है। शाम साहब, आपसे सूरत हाल हो रही है, मामला सिविल नाफरमानी की तरफ जाते दिखाई देते हैं। बिजली बिलों के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे हो रहे हैं। आउटकम क्या निकलेगा? क्या कोई सोल्यूशन है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बात ये सलमा, आपके इंट्रो के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये बढ़ता हुआ अवामी रद्द अमल क्या रुख अल्टीमेटली क्या रुख इख्तियार करेगा। और ये जो तय किया गया था कि जी 48 घंटे के अंदर अंदर अनवर रज़ा की हुकूमत को रिलीफ देने जा रही है, डॉक्टर साहब ज़रा गौर करने वाली बात है, अभी तक कोई रिलीफ नहीं आया। अब देखें जो इस वक्त सूरत हाल है कि एक तरफ बिजली के बिल और दूसरी तरफ यह है कि जो संगीन किस्म की खौफनाक किस्म की लोड शेडिंग हो रही है, उससे इतलात आ रही है कि इंडस्ट्री बुरे तरीके से सफ़र कर रही है और मईशत पर उसके बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। ये जो आपने फिगर दिए हैं सलमा, ये तो बड़े थोड़े हैं। डॉक्टर साहब, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की यूनाइटेड नेशन की कहती है कि पाकिस्तान में उन्होंने बताया कौन लोग हैं। उमरा, जागीरदार, सियासी कायदीन और ब्यूरोक्रेसी को जो मराहत मिलती हैं वो कहते हैं 17 बिलियन डॉलर की हैं। 17 बिलियन डॉलर का सालाना का बोझ है ये पाकिस्तान के बजट पे। अंदाजा करें 17 बिलियन डॉलर एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। देखिए, अब सवाल है कि बहुत सारे लोग बातें करेंगे, हुकूमत क्या कर सकती है, हुब्बल वतनी के नाम पे लोगों को क्या कहेगी जी आप दें बिल। मेरा ख्याल है लोग बिल देने की पोजीशन में नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स इन्हें सोल्यूशन तलाश करना होगा, नहीं करते तो क्या होगा, ये खौफनाक बात बनेगी। अब असल बात यह है कि जी फौरी तौर पे क्या किया जा सकता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं इमरजेंसी के फंड्स इनके पास हैं। वो 2 फंड हैं, कहा जा रहा है डॉक्टर साहब 2.5 बिलियन डॉलर का इनके पास पड़ा हुआ है इमरजेंसी का पैसा और 450 अरब रुपया पड़ा है JIDC का। ठीक है, वो कहते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 900 बिलियन डॉलर की सब्सिडी जो है ना, वो कहते हैं इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। अब 2-3 काम, ये तो सारे बातें कहते हैं कि जी फौरी तौर पे क्या करने की जरूरत है। मैं सुन रहा था अगले दिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखें इस मसले का हल है, यू विल हैव टू गो बैक टू फंड, IMF के पास जाएं और उनसे बात करें, उन्हें तड़ी लगा के ना बात करें जैसे डार साहब ने की थी। उनसे बताएं उनके ज़मीनी हक़ाइक़ किए हमें क्या करने की जरूरत। एक ये करना पड़ेगा। दूसरा जो है ना, जो नहीं मानने के लिए तैयार लोग कि ये जो बिजली की चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, इनको रोकने के लिए क्या होगा। और ये GST जो लगाया जाता है 18% बिजली के बिलों पे, इसका कुछ करना होगा। और दूसरी बात है और आखिरी बात यह है कि जी ये सारे मामले का हल डॉक्टर साहब एक ही है कि जब तक ये टैक्स रिफॉर्म नहीं करते, एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म नहीं करते, एनर्जी सेक्टर को कहते हैं बिगेस्ट होल है, ये हमारे लिए सूरत हाल खराब से खराब होती है। रिफॉर्म्स की जरूरत है इस वक्त, हमें बड़ी शिद्दत के साथ इस वक्त हमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, क्या दुनिया भर में बिजली के बिल ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ आते हैं? अभी जो टैक्सेस की भरमार का जिक्र किया एहतशाम साहब ने, ऐसा होता है? देखिए सलमा, एक तो मैं मुसलसल यही सुन रहा हूँ बिजली का बिल, बिजली का बिल। ये बिजली का बिल नहीं है। किस चीज का बिल है? देखिए, इसमें जो मेरे पास हाथ में पकड़ा हुआ है मेरे घर का बिजली है, इसको मैं भी बिजली का बिल कह रहा हूँ। इसमें बिजली का जो खपत है वो 20% है। ठीक है, जो जिसको आप बिजली का बिल कह रहे हैं वो बिजली का बिल नहीं है,
اس میں بجلی کا بل تو صرف 20% ہے، 30% اس کے اوپر ٹیکسز ہیں، ٹھیک ہے، اور 50% گورنمنٹ کی نااہلی ہے، جس کو آپ چوری کہہ لیتے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ کہہ لیتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ اگر آپ کے گھر 10,000 روپے کا بل آیا ہے تو جو بجلی آپ نے استعمال کی ہے، جو کھپت ہوئی ہے، وہ 2,000 روپے کی، 3,000 اس میں ٹیکسز ہیں اور 5,000 نااہلی کی نااہلی ہے. تو اس کو بجلی کا بل تو کہنا غلط ہے. اگر اس کو کہنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی نااہلی کا بل ہے، کیونکہ 50% اس میں گورنمنٹ کی نااہلی ہے اور 30% اس میں ایکچولی ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. اچھا، جب ٹیکسز کی ابھی آپ نے بات کی، یہ ایکچوئل بل سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ پہلے تو جنرل سیلز ٹیکس لگا ہوا مجھے، ٹھیک، اس کے بعد کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس. میرے بھائی، انکم ٹیکس کا مطلب ہے آپ کی آمدن کے اوپر ٹیکس، جو ہم آلریڈی دے رہے ہیں. آمدن کے اوپر ٹیکس. یہ بجلی کے بل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ انکم ٹیکس کا بجلی کے بل سے کیا تعلق ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں فردر ٹیکس، پتہ نہیں کیا وہ فردر ٹیکس کیا ہوتا ہے. فردر ٹیکس کے بعد آتا ہے پھر سے سیلز ٹیکس. جنرل سیلز ٹیکس پہلے آ چکا ہے، پھر سے سیلز ٹیکس آ گیا، پھر آتا ہے جنرل سیلز ٹیکس آن ایف پی اے، یہ کوئی اور جنرل سیلز ٹیکس ہے. اس کے بعد آتا ہے آئی ٹی انکم ٹیکس دوبارہ سے. پہلے ایک دفعہ انکم ٹیکس لگا چکے ہیں، پھر دوبارہ سے انکم ٹیکس آ رہا ہے. پھر دوبارہ سے آ رہا ہے ایکسٹرا ٹیکس. پہلے فردر ٹیکس تھا، پھر ایکسٹرا ٹیکس ہے، پھر انکم ٹیکس ہے. 14 قسم کے یہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں. واہ، اس سے زیادہ ضرور کیا 14 ہوگا. اور یہ 30% آپ کے پورے بجلی کا بل کا جو ہے وہ حصہ یہ ہے. دیکھیے، بنگلہ دیش، انڈیا، وہ بھی ہماری طرح فرنس آئل امپورٹ کرتے ہیں، تیل امپورٹ کرتے ہیں، گیس امپورٹ کرتے ہیں، اور اسی سے بجلی بناتے ہیں. جیسے ہمارے بالکل ایسے نہیں کیا نا خوفناک جی. ان کے تو 12 سے 10 سے 5 سے 10 سینٹ کے ان کے معاہدے ہیں. ہمارے 11 سے شروع ہو کے 18 اور 22 سینٹ پہ ختم ہوتے ہیں. ہم سب معاہدے آپ نے تو نہیں کیے تھے نا. معاہدے جنہوں نے حکومت کی نااہلی وہی آ رہی نا. حکومت نے، اچھا، وہاں پہ بنگلہ دیش میں 21-22 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں. ٹھیک، انڈیا میں 21-22 روپے کا ہے، 23 روپے کا. ہمارے ہاں یہ 55 روپے کا کیسے پہنچ جاتا ہے؟ ٹھیک. 21-22 بھی آپ نے زیادہ بتایا. میں ذرا انور صاحب اسی پہ آ جاتی ہوں. اصل میں ایک چیز اچھا ہے ناظرین کے لیے، ڈاکٹر صاحب سے ایک اور چیز پوچھیں. ڈاکٹر صاحب، یہ قاسم کے ابا کی حکومت میں ایک ایم او یو سائن ہوا تھا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے درمیان، جس میں چیزیں طے ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا ٹیرف نیچے لے کے آئیں گے. وہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 800 سے 1,000 ارب روپیہ سالانہ میں بچے گا. وہ کدھر گیا؟ کیا ہوا اس کا؟ دیکھیے، جب آئے تھے قاسم کے ابا، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو 1100 ارب کا گردشی قرضہ تھا 2018 میں. جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو 2200 چھوڑ کے گئے. آج 2500-2600 پہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ سب باتیں تھیں، ایکچوئل نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے، 2008 میں 100 ارب کا تھا، آج وہ 2600 ارب کا ہے. 2008 اور آج کے درمیان میں جتنی بھی حکومتیں آئیں، ہم نے ساری سیاسی حکومتیں، ان سب کا حصہ ہے اس کے اندر. 1500 کا اگر ڈال دیا جائے گیس کا تو 4 ٹریلین کا. وقت کم ہے. ذرا انور صاحب، ذرا آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ بنگلہ دیش کی بات کریں، بھارت کی بات کریں، پاکستان میں اس وقت ایک یونٹ ہمیں پڑتا ہے 52 روپے کا. انڈیا کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں، ایک یونٹ اوسطاً 14 سے 15 روپے کا صرف پڑتا ہے، اور بنگلہ دیش کا ایک یونٹ جو ہے وہ پاکستانی روپے میں 18 روپے ہے تقریباً. تو ہمارا یونٹ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اگر ہم لائن لاسز کو دیکھ کے، بجلی چوری کو دیکھ کے، سارے پرابلمز کو سامنے رکھتے ہوئے آؤٹ آف دی باکس کوئی سولوشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے. اس میں ٹیکسز تھے، اس میں لائن لاسز ہیں، بجلی چوری ہے، حکومت کی نااہلی ہے. اسی وجہ سے یہ اتنا آپ کو 52 سے 55 روپے تک کا جو یونٹ پڑ رہا ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ دیکھیے سلمان، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر انہوں نے، نگران حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس پر کوئی سولوشن اس کا نہ نکالا، تو پھر آپ یقین جانیے کہ یہ جو تحریک ہے، یہ سول نافرمانی کی تحریک جس طرح آزاد کشمیر میں ہے، یہ پاکستان میں بھی شروع ہو جائے گی. دیکھیے، یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. کامن مین کا مسئلہ ہے، مڈل مین کا مسئلہ ہے. یہ جو بھی اس ملک میں بستا ہے شخص، وہ امیر ہو یا غریب ہو، اب اس کا مسئلہ ہے. تو یہ تمام لوگ بلا تفریق سڑکوں پر نکلیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ لوگوں کی ذات سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. دیکھیے، آپ جب ایک ذرا سوچیے ذرا اس پہ، یہ بڑی ریئلٹی کی بات ہے کہ اگر 30 سے 35 ہزار روپے آپ کسی کی شخص کی کوئی سیلری ہے، اس میں 15,000 منیمم اگر اس کا بل آ جاتا ہے، تو مجھے بتائیے وہ باقی 20,000 روپے میں بچوں کی فیس کہاں سے پے کرے گا، گھر کا کرایہ کہاں سے دے گا، وہ باقی یوٹیلٹی بلز کہاں سے پے کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ پھر ہوگا کیا؟ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور پھر لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ امیر لوگوں کے گلوں میں ہاتھ ڈالیں گے، بالکل ان کا گریبان پکڑیں گے اور حالات خراب ہوں گے. اگر حکومت نے، اس اسٹیبلشمنٹ نے اس تمام صورتحال کو بھانپ لیا ہے، اور یقیناً انہوں نے بھانپ لیا، اس وجہ سے شاید پرائم منسٹر 2 دن سے میراتھن اس پر وہ کر رہے ہیں، اجلاس بھی کر رہے ہیں، آؤٹ کم کو نہیں آ رہا. کل کیبنٹ کا اجلاس ہے، اس میں بھی تمام پرپوزلز پیش کی جائیں گی، لیکن اب ان کو ہنگامی بنیادوں پر 24 گھنٹے کے اندر اندر اب اس پہ کوئی ریلیف دینے کی ضرورت ہے. ادروائز پھر لوگ
इस जो तहरीक बाहर निकली है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होगी और ये किसी के कहने पे नहीं होगी, ये आज खुद लोग निकलेंगे अपने जिंदगी के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए। इससे बेहतर है हुकूमत को अपनी इस नाहली को, ज़ाहिर है इस निगरान हुकूमत का काम नहीं है ना उन्होंने उनकी ये नाहली है, ये पीछे से चलता रहा तमाम हुकूमतों का। अब जो सियासी जमातें हैं मेरा ख्याल है उनको भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हम जब हुकूमत में आते हैं तो हम किस तरह के मुआहदे करते हैं जिससे तमाम बोझ जो है वो आवाम पर पड़ता है, और ये जो सारा पैसा हम पे करते हैं ये इधर से निकाल कर कहीं किसी और हेड में इस्तेमाल करते होंगे, डेफिनेटली कर्जों में अदा कर दिए। लेकिन हम क्यों, आपने अपनी अयाशी के लिए लिए हुए हैं तो आप जो बिजली मुफ्त में फराहम करते हैं उसको बंद कर दीजिए, आप अपनी चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर कीजिए। जी बिल्कुल। निगरानों को आप ये नहीं कह सकते उनको कोई निगरानों का भी कसूर होगा, इसलिए कि निगरानों को मैंडेट दिया गया है कि इंटरनेशनल अदारों के साथ मायदे कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बात यह है कि आमतौर पर होता है जब आ जाते हैं ना निगरान आते हैं कहते हैं जी हमने इलेक्शन करा के चला जाना, इनको मैंडेट दिया गया बड़ा वाज़ेह तौर पर, वो तो अब दिया गया। इसी की बात कर रहा हूं, इसी की बात निगरान हुकूमतों के पास तो कुछ होते नहीं, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अच्छा, जिम्मेदार कौन है? जुल्फकार साहब को शामिल कर लेते हैं। जुल्फकार साहब, सबसे पहले तो इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है आपकी नजर में, ये फरमा दें। और माजी में हमने कभी ऐसे बुरे हालात नहीं देखे थे कि आप कहीं सड़क चौक चौराहे पे खड़े हो जाएं, कोई ना कोई आपके पास जब मदद के लिए आएगा तो उसके हाथ में जरूर बिजली का बिल होगा। अब लोग खुद से निकल रहे हैं। सिविल नाफरमानी का भी अनवर साहब ने जिक्र किया, तो सिविल नाफरमानी या फिर कोई ऐसी मूवमेंट शुरू होने की कितनी तवक्को है जैसी इंडिया में हमने किसान तहरीक देखी थी जिसने मोदी हुकूमत को हिला के रख दिया था? क्या अब ये तहरीक ऐसी शक्ल इख्तियार करेगी? सलमा, पाकिस्तान में आम आदमी इस मुल्क के एलीट क्लास का, इशराफिया का, बदमाशिया की, अयाशियों का बोझ उठा के थक चुका है। आम आदमी का जो रियासत के साथ एक रिश्ता होता है, जो कनेक्ट होता है, वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। आम आदमी ये समझ रहा है कि मैं टैक्स दे रहा हूं और ये बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठ के, बड़े बड़े इक़्तिदार के वाहनों के अंदर बैठ के मेरे टैक्स के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। तो पब्लिक का एक तरह से रिएक्शन है। आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूं, मेरे पास फिगर्स हैं कि जो लाइन लॉसेस जिस शक्ल में आ रहे हैं, जो बिजली आप परचेज करते हैं, जो सोल्ड होती है, उसमें कितना डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे आप बिजली जो परचेज कर रहे हैं 1,30,158 गीगावाट किलो आप परचेज करते हैं, आप सोल्ड करते हैं 1,07,860 फरोख्त करते हैं। अच्छा, 22,298 गीगावाट किलो बिजली जो है गायब हो जाती है। अब ये टैक्सेस की जो बात हम कर रहे हैं, ये टैक्सेस बुनियादी तौर पे उसी अपनी नाहली, कमजोरी और बिजली चोरी उसको छुपाने के लिए उनको टैक्सेस का नाम दिया गया है। ये डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि समझ नहीं आती फर्दर टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स। बेसिकली 520 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, और जो आप लोगों को बिजली बेचते हैं उसकी रिकवरी जो पूरी नहीं होती वो अलग से है। अब इस फिगर को अगर देखें तो इसमें हैस्को के अंदर 38.16% सिंध के अंदर बिजली चोरी हो रही है, 38.20% केपीके के अंदर चोरी हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर चोरी हो रही है, लेस्को लाहौर के अंदर 16% चोरी हो रही है। आप देखिए सारी कंपनीज को अगर आप देखें, ये जितनी नाहली है, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक नहीं, आपकी प्रोडक्शन ऑयल के ऊपर है, उसके अंदर बैलेंस नहीं, और जो बिजली आप ले रहे हैं और जो बेच रहे हैं उसके अंदर कितना डिफरेंस है, और जो बिजली चोरी हो रही है उसका कोई वाली वारिस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पे भी स्ट्रिक्टली कुछ लोगों की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, और ये लोग जो अय्याशी कर रहे हैं जिसकी आजकल बात चल रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको एड्रेस किए हुए हैं कि ये जो सरकारी अफसरान की बिजली जो उनको फ्री मिल रही है उसको खत्म करके आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, आम आदमी भी मुतालबा करता है कि ये अय्याशियां खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जुल्फकार साहब आपका पॉइंट भी आ गया। एहतिशाम साहब, अभी क्योंकि बिजली चोरी का जिक्र हो रहा है तो मेरे पास कुछ फिगर्स थे कुछ बड़े शहरों के। पेशावर में 37% बिजली चोरी हो जाती है, सक्खर में 35%, हैदराबाद 32%, कोयटा 28%, लाहौर 11%,
गुजरांवाला 9% और फैसलाबाद भी 9%। और इन चंद शहरों में जो बिजली चोरी हुई गुज़श्ता एक साल में 520 अरब का नुकसान हुआ। अब ये चोरी के पैसे को हम कैसे बचा सकते हैं? अब हम ये यूनिट यूटिलाइज कैसे देखें, कर ये सकते जो हैं? चोरी हो चुकी है ये ना किसी से वसूल होगी ना इसका Example कोई हल है। देखें, फौरी तौर पर जो इसका हल है, जिसकी तरफ हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न इंटरेस्ट है, सियासी इंटरेस्ट है, जाती इंटरेस्ट है लोगों का, ये डॉक्टर साहब हमारी जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और जिनको जो हमारी जनरेशन कंपनीज हैं, ये सब जो नुकसान में जा रही है एक आध के सिवा, इनको क्यों नहीं निजकारी की तरफ लेके जाते? कोई नया इसमें पार्टनर आए, इंटरनेशनल प्लेयर आए, इसको चलाए। और दूसरी बात, सबसे अहम बात है कि जी किसी हुकूमत के पास ना शॉर्ट टर्म इसका सोल्यूशन दे पाए ना लॉन्ग टर्म दे पाए। नतीजा ये है कि ये एनर्जी सेक्टर का बुरहान हमें सारे पाकिस्तान के बुरहानों से बड़ा नजर आ रहा है इस वक्त। अब फौरी तौर पर जो चाहिए, मेरा ख्याल जो कर सकते हैं, ये सारे अब 2 दिन से बैठे हैं, सर जोड़ के 3 दिन बैठे हैं, 3 दिन से तीसरा दिन कल हो जाएगा जब कैबिनेट की मीटिंग होगी। मेरा ख्याल है इनको फौरी तौर पे ये सोचना चाहिए कि जी लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए फॉर द टाइम बिंग तो ये कहें जी बिलों की हम बात नहीं करते, ठीक है, आप कम अज कम, जिस तरह आप कुछ कंपनियां ये कह रही हैं कि जी हम आपके वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं थोड़े, लेकिन इंस्टॉलमेंट करना कोई हल नहीं है। बात यह है कि जिस बड़ा वाज़ेह तौर पर जो पिछले बिल देखें अनवर रजा, उसमें बड़ा फर्क है कि 2000 का जो बिल देने वाला है उसमें 48% टैक्सेस हैं। 48%, मतलब जिसका आम देख लें जितने लोग हैं, जिसका मतलब मेरा ड्राइवर और लोग 2000 बिल आता था, वो कहते जी 8000 बिल आया, वो किधर जाएगा बिना, जिस तरह सब लोग बात कर रहे हैं, किराए का मकान है, 4-5 बच्चे हैं, स्कूल है। तो मेरा ख्याल है ये लोगों को लेके जा रहे हैं खुदकुशियों की तरफ। खुदकुशियां शुरू हो गई हैं, आपने देखा पिछले 4 दिनों में 3-4 खुदकुशियां हो चुकी हैं। और लोग इस्लामाबाद में लोग फोन करके पुलिस वालों को कह रहे हैं खाने के लिए नहीं है, खुदा का वास्ता में कुछ नहीं। बाकी शहरों में भी ये चाहते हैं कि लोगों के गले कटें, खुदा ना खास्ता, ये चाहते हैं कि वो वक्त से पहले चीजें खराब होना शुरू हो जाए। देखिए, ये इस वक्त हमारी अशराफिया, देखिए अशराफिया कौन, इसमें सारे जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं उनको बैठना चाहिए, हल तलाश करने। 1% अशराफिया मसले का हल तलाश करने के लिए इनको सर जोड़ के बैठना होगा। डॉक्टर साहब, आपकी नजर में इस मसले का हल क्या है? देखिए सलमा, एक इमीडिएट हल जो मुझे नजर आता है वो ये है कि अगर आपने 30% जो है वो टैक्स लगा रखा है तो टैक्स को सस्पेंड कर दें, तो 30% तो आपका इमीडिएटली बिल जो है वो नीचे आ जाएगा। इसमें IMF के मशवरे की और उसकी एडवाइस की जरूरत जरूर पड़ेगी। दूसरा ये है कि वो 520 अरब की चोरी, उसके बगैर तो कुछ गुजारा नहीं होता। देखिए, हम बड़ा फोकस कर रहे हैं कि वो अशराफिया मुफ्त बिजली ले जाती है, वो टोटल बनता है कोई 13 अरब रुपए की मुफ्त बिजली, जो 1,90,000 520 अरब का नुकसान है ना। वो 13 अरब अगर आप लगा भी दें तो आपके और मेरे बिजली बिलों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नुकसान 520 अरब का है। दूसरा, एहतशाम साहब, चाइनीज के बगैर ये मामला हल नहीं होता, और उसकी वजह यह है कि इस साल जो 2 ट्रिलियन रुपीस का कैपेसिटी पेमेंट है, उसमें से 1 ट्रिलियन सिर्फ चाइनीज तैयार ही नहीं है रिविजिट करने के लिए। 1 ट्रिलियन रुपीस का कैपेसिटी पेमेंट है जो 17 प्लांट चाइनीज ने लगा रखे हैं। अगर उनको किसी तरह नेगोशिएट किया जाता है तो 7 से 8 रुपए फी यूनिट वो नीचे आता है। इट्स अ गुड सजेशन। 7 से 8 रुपए वो फी यूनिट, और 30% अगर आपने टैक्स जो है पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी, शायद से मीठी, वो दोस्ती कहाँ है हमारी? उसी दोस्ती की बुनियाद पे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात सलमा, जो इससे ज्यादा परेशानी की बात है कि ये जिस बिल की हम बात कर रहे हैं ये जुलाई का बिल है, और ये 286 रुपए फी डॉलर के हिसाब से तीनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN, तीनों जिम्मेदार हैं सारे मामले। इत्तेशाम साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगले बिल इससे ज्यादा आने हैं, क्योंकि ये जुलाई का बिल है, ये 286 रुपीज टू डॉलर के ऊपर फिक्स किया गया है, और ये हम फ्यूल एडजस्टमेंट दे रहे हैं पिछले साल का आखिरी क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अभी डॉलर हो गया है 300 से ऊपर, तो जो नया रेट आएगा वो ज्यादा परेशान को, तो ये 286 का रेट, तो अभी जो अगले महीने का बिल आएगा वो उससे गवर्नमेंट को वक्त रहते सोचना होगा। अनवर साहब, आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि सब शहरियों को बराबर ट्रीट किया जाए, सबको हुकूक हासिल होने चाहिए। हमारे यहाँ अमीर आदमी को जो मराहत मैसर है, सरकारी अफसरान की मैं बात कर रही हूँ, वो आम आदमी को नहीं है। इंडिया में तो 200 यूनिट तक फ्री होता है, हमारे यहाँ तो 1 पे यूनिट टैक्सेस के बिल 1000 देखिए अपना चीजों को बेहतर जरूर कर लीजिए। देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा तो जो बिजली चोरी है ना, बहुत जरूरी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक आपने डिसीजन लेना और उस पर अमल दरामद करवाना है, इस पर सख्ती करनी होगी। और दूसरा, बिल्कुल टैक्सेस कम खत्म कीजिए, और जो आप मुफ्त बिजली देते हैं ना, जिसको भी देते हैं, अशराफिया को देते हैं, ब्यूरोक्रेसी को, सियासतदानों को, उन सबको खत्म कर देनी चाहिए। वो 13 अरब का नुकसान हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आइन का आर्टिकल 25 फिर कहा गया अगर कुछ लोगों के लिए बिजली फ्री और बाकियों को, ये कौन सा मुल्क? देखे ना, अगर आप जजेस की बात करते हैं, जर्नल की बात करते हैं, कि जर्नलिस्टों की बात करते हैं, तो वो भी पैसे कमाते हैं ना, सैलरीज लेते हैं ना, अपनी सैलरीज में से दें, वो भी
उन्हें पता चले कि बिल की बिजली की कदर क्या है। कोई मुफ्त नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कदर नहीं, जर्नलिस्ट को नहीं मिलती, हम तो हमें तो तनख्वाह नहीं मिलती, दूर करते हैं हमारे खिलाफ। नहीं हमें तो तनख्वाह नहीं मिलती, अनवर रज़ा, ये बिजली मिलने वाली तो दूर की बात है। बिजली चोरी ये फौजदारी एक केस बन गया है। जी, बिल्कुल इसके ऐसे। बावजूद महकमे वाले लोग का बिजली बंदा चोरी कर रहा है, उसका बिल को पकड़ते हैं, उसके बाद कहते हैं जी इतने पैसे दें वरना केस बनेगा। लोग केस बनवा के खत्म करवाते हैं पैसा दे के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ वही तो ना, इदारों में इस तरह की बेहतरी की जरूरत है कि देखिए ना, ये बात आपकी दुरुस्त कि जब आप बिजली चोरी करते पकड़े गए ना तो लाइन लॉसेस तो हमारे खाते में चले गए। आपको उन्होंने कहना कि ठीक है आपने 10 लाख की किया, आप 2 लाख मुझे दें, 8 लाख आपका वेव ऑफ होगा। अच्छा, ये लाइन लॉसेस भी हमारा एक बड़ा मसला है बिल्कुल। लाइन लॉसेस तो मसला है। देखिए ना, अब इसको देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सीधा बात है कि अगर इन्होंने इस बिजली के मामले पे और बिलों को कम ना किया, टैक्सेस खत्म ना किए, तो ये बात दुरुस्त है। अगला आने वाला बिल इससे भी ज्यादा होगा। और फिर ये जो तहरीक है ये वाकई सिविल नाफरमानी की तरफ से। चल देख रहे हैं क्या होता है सिविल नाफरमानी में सलमा, कि लोग बिल फाड़ देते हैं कि हमने पे नहीं करना। रज़ा सही कह रहे हैं, लोग समझेंगे इन्होंने सह लिया। अगली दफा और तक आगे थे। ठीक है जुल्फिकार साहब, हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। चाइना के तो कोई लाइन लॉसेस होते नहीं है क्योंकि उनका सिस्टम अपग्रेडेड है। जिनसे हम हेल्प की बात कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सके। हमारी बिजली लाइन लॉसेस की नजर हो जाती है, जो बचती है वो चोरी हो जाती है, फिर कुछ सरकारी अफसरान की मुराद में चली जाती है। बची कुची बिजली जो आम आवाम को मिलती है लोड शेडिंग के बाद, उसका बिल इतना आता है कि आदमी अपनी पूरी तनख्वाह लगा दे, अपने बच्चों के जेवर बेच दे, उसके बावजूद भी वो बिल पे नहीं हो सकता। तो ये अपग्रेडेशन के लिए हमें क्या मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे, कैसे होगी? देखें, एक बात हमारे ऊपर एक बोझ आता है तो उसको हम डिस्कस करते हैं, बाकी सारी चीजें हम भूल जाते हैं। सिर्फ बिजली इशू नहीं है, बिजली की तो हम बात कर रहे हैं, बाकी कितनी चीजें जो हमें रोज फेस करना पड़ती है, महंगाई है, बाकी सारी चीजें हैं, वो एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन चूंकि बिजली की बात हो रही है, 520 अरब की बिजली चोरी भी रोकने की जरूरत है, नए डैम बनाने की भी जरूरत है, जो प्रोडक्शन है बिजली की उसको बेहतर करने की जरूरत है। आपको आइडल पे जाना पड़ेगा। आपको कालाबाग डैम का नाम सुन के हम थक गए हैं कि फलाने को उस पर रिजर्वेशन है, फलाने को है। आज एक बेहतरीन मौका है कि उसको शुरू करें, उसको मुकम्मल करें। फिर टैक्सेस की बात हुई, फिर अफसरान की जो अयाशियां हैं इस पे हो रही हैं। अनवर रज़ा ने सही कहा कि जितनी भी हो उसको खत्म होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ लतीफा ये हो रहा है कि जिन लोगों की वजह से अवाम के ऊपर बोझ है, जिन हुकूमतों की वजह से, वो भी आज एहतजाज कर रहे हैं। यानी पीटीआई से एहतजाज में शामिल है, एमक्यू में से एहतजाज में शामिल है, नून लीग अब इस एहतजाज में शामिल हो गई है। यानी जिनकी वजह से ये अजाब कौम भुगत रही है, वो सारे के सारे लोग इस एहतजाज का हिस्सा भी बन रहे हैं, मुतालबे भी कर रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है। और मुतालबा किससे कर रहे हैं? ये निगरान हुकूमत जिसकी ये डोमेन ही नहीं है, उसको कहते हैं जी आप ये सारा जो गंद माजी में डला था इसको ठीक करें। अब सवाल ये है कि ये डोल चूंकि निगरान गवर्नमेंट ने अपने गले में डाला है, उन्होंने इख्तियारात भी ले लिए। अब वो कहते थे कि हम गैर सियासी और मुश्किल फैसले करेंगे। मुश्किल फैसले करने का वक्त आ चुका। आप बिनवारुल्लाह काकड़ साहब देखते हैं कि वो कितने मुश्किल फैसले करते हैं, और अब मुश्किल फैसले अगर ना हुए तो मुल्क खुदा न खास्ता ये मुश्किल फैसले बिल्कुल नागुज़ीर हो चुके हैं। और आपकी बात से मुझे याद आया जुल्फिकार साहब, एक डैम के लिए फंड भी कायम हुआ था जिसके लिए हमारे भी 10-10 रुपए इकट्ठा करते थे, वो न जाने डैम कहाँ गया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन जब तक जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से रिलीफ मिलता रहा तब तक तहरीक इंसाफ के लिए जस्टिस आमिर फारूक भी काबिल कबूल थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी। उसके बाद एतराजात आने शुरू हो गए। अनवर साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ ट्वीट्स हो रही हैं बाकायदा पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। क्या ये रवैया दुरुस्त है? क्या ये फैसले पे नजर अंदाज होने की जो कोशिश है, माजी में भी यही करते थे, जत्थे लेके अदालतों में पहुंच जाते थे पीटीआई के लोग, अब उन्होंने तरीकाकार थोड़ा सा बदला है क्योंकि अब एक्शन सख्त हो गया है, लेकिन अभी भी असरअंदाज होने की कोशिशें तो जारी है। देखिए सलमा, एक तो हमें बिजली, पेट्रोल, गैस और महंगाई ने तबाह कर दिया, और इसी तरह हमें माशी तौर पर जिस तरह हमें इन चीज़ों ने तबाह किया, अखलाकी तौर पर हमें इन चीज़ों ने तबाह किया। आपको याद होगा हम हमेशा से इस बात का जिक्र करते थे कि आप इस तरह की ट्वीट्स अगर किसी के हक में फैसला आ जाए तो वो उसी को इदारों के
کے خلاف باندھ دیتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہے، اور اگر انہیں کے خلاف فیصلہ ہے تو پھر آپ انہیں کو ملائن بھی کرتے ہیں اور ان کی بیشنگ بھی کی جاتی ہے. یہ دیکھیے یہ رویہ اس لیے بھی درست نہیں ہے، یہ آپ کی اخلاقی قدروں کو قتل کر رہا ہے، آپ کے گھر کے اندر تقسیم پیدا کر رہا ہے، آپ کا معاشرہ زبوں حالی کا شکار ہو چکا ہے. جس طرح آپ معاشی طور پر تباہ حال ہو چکے ہیں، اس طرح آپ اخلاقی طور پر بھی تباہ حال ہو چکے ہیں. اس طرح قومیں مزید زبوں حالی کی طرف جاتی ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا، ہم سے مراد اس لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی گفتگو سے جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو کیا ان کی تربیت کریں. کیا آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کسی کو گالی دینا، اس سے آپ کا چلے وقتی طور پر جو آپ کو غصہ آیا ہوگا یا آپ اپنے لیڈر کی فیور میں کچھ کر رہے ہوں گے تو شاید وہ آپ کو وقتی تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر لانگ ٹرم دیکھیں تو آپ اپنے آنے والی نسلوں کو، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، آپ انہیں کیا میسج دے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا کو اگر آج پاکستان تحریک انصاف بڑے اچھے طریقے سے اپنے لیے استعمال کریے تو کل کیا آپ کا کیا خیال ہے پیسے لگا کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی وہ اس طرف نہیں جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ مزید بگاڑ پیدا ہوگا. اس میں مزید بگاڑ سے آپ معاشرتی طور پر تباہ ہو جائیں گے. جب قومیں معاشرتی طور پر تباہ ہوتی ہیں، دیکھیے معاشی طور پر تباہ حالی کا تو کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن معاشرتی طور پر تباہی جو ہے وہ آپ کے پورے جو نظام کو اس تباہی کو ہم نے مزید بڑھنے سے روکنا ہے. احتشام صاحب، اگر اس کیس میں لیٹ سپوز کل پتہ چلتا ہے کہ ضمانت ہو بھی گئی ہے خان صاحب کی، کیا وہ باقی کیسز سے بچ جائیں گے؟ اور بھی تو کیسز تیار ہیں ان کے لیے. دیکھیں یہ جب اس کی ضمانت ہوگی نا، یہ کوئی کنوکشن تو ختم نہیں ہو جانی نا، یہ تو کام لمبا ہوگا اس کے لیے. لیکن بات صحیح ہے جو میں نے بڑے دن پہلے یہاں بات کی تھی کہ 120% ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ یہ کیس ہے ہی نہیں نا اس لحاظ سے. 3 سال سے لے کے 5 سال تک کیس سینئرز کرائم قتل وتل نہیں ہے تو ضمانت پہلی ہیئرنگ میں ہو جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں عدالت بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں، انہوں نے دیکھی بھی، کل فیصلہ آ بھی جائے گا. میرا خیال ہے ضمانت تو ہو جائے گی. پھر آپ دیکھ لیں اگلی جو بات ہو رہی ہے 9 مئی کا ہے، ممنوعہ فنڈنگ ہے، وہ قتل والا وہ ہے، کوئٹہ والے بندے کا معاملہ ہے، اس طریقے سے اور بہت سارے کیسز ہیں. دیکھیں اب جو خبریں آ رہی ہیں سلمہ، وہ ہے کہ ایک طرف انور رضا یہ اسٹیبلشمنٹ سے لائن سیدھی کرنے کی بات ہو رہی ہے. جو خبریں ہیں کہ جی یہ معاملات آپ کو بتا دیا گیا ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں کہ جو ان کے وکیل ہیں وہ بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کے بڑے سیریس نوعیت کے کیسز ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی خامخواہ آپ کو پھنسایا جا رہا ہے. ابھی دیکھ لیں جو انویسٹیگیشن، ابھی انکوائری جو کرنے کے لیے ان کے پاس لوگ گئے ہیں، ان سے جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ 9 مئی کے بعد، انہوں نے کہا جی میرا تو بندہ ہی کوئی نہیں انوالو نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا کام ہے ہی نہیں. اب دیکھیں اب کس کو نہیں پتا جو آڈیو ویڈیو جن کے پاس ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کا وہ بیان لوگوں کو پتا ہے. جب آپ کو گرفتاری ہوئی تھی، آپ یہ ہوا 9 مئی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ یعنی یاد وہ دکھایا جائے نا کلپ ڈاکٹر صاحب، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو رینجرز نے گرفتار کیا تھا، تو ظاہر آئے گا کیا کہتے ہیں ریئیکشن انہی کے خلاف آئے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا قاسم کے ابا نے کہ جی دوبارہ اگر گرفتاری ہوتی ہے تو پھر اس طرح کا ریئیکشن آئے گا. لیکن یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ لائن بھی سیدھی کریں اسٹیبلشمنٹ سے اور دوسری طرف آپ دھونس دھاندلی بھی کرتے رہیں. میرا خیال ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک پارٹی کے ہیڈ کے طور پہ، ایک اسٹیٹسمین تو دور کی بات ہے، سیاستدان کے طور پہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں. وہ ہمیشہ راک سٹار، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی فین کلب، ان کو اب سٹارڈم سے باہر آنا ہوگا. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، ویسے تو بہت سارے کیسز لگے ہوتے ہیں جن کے سالوں فیصلے نہیں ہوتے، سپریم کورٹ کے پاس بڑا کام ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ عدلیہ اس وقت اس بات پہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو سہولیات کیا مل رہی ہیں، ہائی کورٹ فیصلہ کیا دے رہے ہیں. ان چیزوں کے انتظار میں وہ بیٹھے ہیں. انہوں نے رپورٹ بھی مانگی ہے جو سہولیات دی جا رہی ہیں، کتنی فیسیلیٹیشن ہے، اور ابھی انتظار میں ہے کہ ادھر سے فیصلہ آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تب ہیئرنگ ہوگی اگلی سپریم کورٹ میں. تو کیا عدالتوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے اس کیس کے علاوہ؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پورے ملک میں کسی کے پاس بھی اور کوئی کام نہیں ہے، سب کا فوکس انہی چیزوں پہ ہے. حالانکہ کرنے کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جس سے ملک اور عوام بہتر ہو سکتے ہیں، ملک کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن خیر کیا کیا جائے. دیکھیں جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا تعلق ہے، یہ درست کہا احتشام بھائی نے کہ ضمانت ملزم کا حق ہوتا ہے اور ضمانت موسٹلی مل جاتی ہے. ایون قتل کے الزامات کے اندر بھی ضمانت مل جاتی ہے، اور ضمانت ایک عارضی ریلیف ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے. ٹرائل اس کے بعد ہوتا ہے اور ٹرائل کے اندر جا کے لوگوں کو سزا بھی مل جاتی ہے. اسی طرح کل ضمانت کا معاملہ تو ہائی کورٹ میں ہے، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ سے یہ سزا سسپینڈ بھی ہو سکتی ہے. لیکن $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ یہ کیس ختم بھی ہو گیا، سزا بھی سسپینڈ ہو گئی، بیل بھی مل گئی، تو کیا وہ رہا ہو جائیں گے؟ کیا ان کو ریلیف مل جائے گا؟ کیا وہ ایکٹیویٹی کر سکیں گے؟ کیا وہ آزادانہ زندگی گزار سکیں گے؟ اس سارے سوالوں کا جواب ہے نو. یہ جو پولیٹیکل اس طرح کے کیسز بعض کا پولیٹیکل لوگوں کے اوپر بنتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی
एंड पे जाके किसी नेगोशिएशन के ऊपर ही खत्म होते हैं। जिस तरफ इशारा किया एहतशाम भाई ने कि अगर बैकडोर कोई नेगोशिएशन कामयाब हो गई तो उसके नतीजे में रिलीफ मिल जाएगा, वरना 150-200 केसेस के अंदर ये सारी जिंदगी तारीखें भुगतते रहेंगे, इसमें रिलीफ कैसे मिल सकता है। दूसरी बात रह गई अदलिया के ऊपर अटैक की, ये बड़ी बदकिस्मती है कि माजी के अंदर सलमान फिजिकल अटैक होते थे। जुल्फकार ये बताएं कि एक चीज बताएं, अगर रिलीफ मिल गया तो ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे? उधर से रिलीफ वाली बात करो। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी, मेरी इतला ये है कि उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है और उन्होंने कह दिया है कि मैं आइंदा से नहीं होगा। लेकिन आखिरी बात सलमा, आखिरी बात देखें, माजी के अंदर अदालतों पे फिजिकली अटैक होते थे, अब साइबर और डिजिटल अटैक है। ये फिजिकल अटैक से बहुत खौफनाक है, पूरी दुनिया के अंदर इनका मैसेज आ रहा है और ये ट्रेंड बदकिस्मती से जो ज्यादा शुरू हुआ है वर्स्ट ये नहीं होना कंडीशन चाहिए। है। जुल्फकार साहब वक्त कम है, मैं डॉक्टर साहब के कमेंट शामिल कर लूं। ठीक है डॉक्टर साहब, रियासत मदीना के नारे सुनते थे हम, दो नहीं एक पाकिस्तान के बारे में हम नारे सुना करते थे इमरान खान साहब के मुंह से, लेकिन अभी उनके ऑफिशियल ट्विटर से जो ट्वीट्स होती हैं उसमें लिखा जाता है कि जस्टिस आमिर फारूक के फैसलों का फायदा हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट को होता है। यानी हर फैसले से कोई ना कोई तो बेनिफिशियरी होता है, किसी को तो फायदा हो रहा होता है। जो फैसले हक में आते हैं उस वक्त जस्टिस साहब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब मुखालिफ फैसले आते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारा केस किसी और अदालत में लगा दें, लेकिन इस अदालत में नहीं लगाना। देखिए सलमा, अवाम के हवाले से इसका एक सियासी एंगल है, एक कानूनी एंगल है। देखिए सियासी तौर पे जब उनको आजमाया गया तो उन्होंने आधा पाकिस्तान तो बुज़दार के हवाले कर दिया। जब आजमाया गया, एक्चुअली बयानिए बहुत हैं, नारे बहुत हैं, जब आजमाया गया तो खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने तकरीबन जितने भी पाकिस्तान के दोस्त मालिक से सबसे झगड़ा कर डाला। मईशत के हवाले से अप्रैल 2022 में जब वो छोड़ के जा रहे थे तो पाकिस्तान की 76 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा कोई 40 अरब डॉलर का और बुलंद तरीन बजटरी खसारा कोई 6,500 अरब का वो छोड़ के गए। ये उनको जब सियासी तौर पे हमने आजमाया। कानूनी हवाले से देखिए, अगर आपने मिस डिक्लेरेशन भी की हुई है अपने गोशवारों में, अगर आपने फौजी तंसीबात के ऊपर हमले के प्लान भी बनाए, उसमें मुलविस भी हैं, अगर आपके लिए बड़ा मुश्किल था कि अल कादर की जमीन भी आप नहीं छोड़ पाए, अगर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो साइफर भी गुम किया, तो इतने सारे केसेस हैं। पाकिस्तान को छोड़ दें, दुनिया में किसी मुल्क में भी आप हों तो 2-4 केसेस में तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस नजर आते हैं। वैसे भी कहते हैं किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं, एक शेर भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुल्ले बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने जिक्र किया बिजली के बढ़ते हुए बिलों का, लेकिन दूसरे फ्रंट पे अगर देखा जाए तो डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, रुपये डीवैल्यू होता जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान को छूती जा रही है। जुल्फकार साहब, रुपए के तेजी से डीवैल्यू होने की आखिर वजह क्या है? देखें, एक तो डॉलर को आपने फ्री फॉल छोड़ दिया और स्टेट बैंक का कंट्रोल भी आपने माजी की हुकूमत ने डायरेक्टली IMF को दे दिया। चीजें अब ना स्टेट बैंक आपके कंट्रोल में है, ना डॉलर आपके कंट्रोल में है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सी कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इस हवाले से बड़े वाज़े मैयस लिए हुए हैं, लेकिन आप इसमें भी बुरी तरह नाकाम रहे। नतीजा ये निकल रहा है कि डॉलर बहुत बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर भी चला गया, इसका सटा भी चल रहा है और जुआ इस पे चल रहा है। और जब गवर्नमेंट लेवल पे गैर संजीदगी का आंसर आता है कि मिनिस्टर्स माजी के अंदर ये कहते रहे कि डॉलर 400 रुपए पे जाएगा, 450 पे जाएगा, तो उसके बाद आप डॉलर को रोक कैसे सकते हैं? तो इसमें मल्टीपल इसकी रीजंस हैं। और इस डॉलर जब महंगा होता है तो आपके पूरी रोजाना की जो जिंदगी के मामलात हैं, आपकी पूरी मईशत के ऊपर, आपके रोजमर्रा के मामलात के ऊपर, आपकी महंगाई और शायद जरूरिया हर चीज पे इफेक्ट होते हैं। तो डॉलर जब तक कंट्रोल नहीं होता तब तक ये चीजें, मेरे ख्याल में महंगाई, ये सारी चीजें हम शाम गरीबा इसी तरह पढ़ते रहेंगे, ये ठीक नहीं होगा। डॉलर के बारे में आपको कोई लाह अमल बहरल लेना पड़ेगा। देखें, मुश्किल फैसले करने वाले हजरात मौजूद हैं, आप देखें क्या मुश्किल फैसले करते हैं मईशत के हवाले से। एक्सपेक्टेड है कि बेहतर फैसले हो। डॉक्टर साहब, शाम गरीबा से बेहतर वर्ड होगा मरसिया के। हम मरसिए जितने भी पड़े उसका कोई फायदा नहीं होगा, अमली तौर पे कुछ करना होगा। डॉलर महंगा होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे कर्जे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। कोई तरीका है कि हम डॉलर के रेट को कंट्रोल कर सकें? देखिए, हर 1 रुपया जब डॉलर के सामने हमारा रुपया गिरता है तो आप अंदाजा कीजिए कि लगभग 135 अरब रुपए का इजाफा होता है हमारे कर्जा जाल। 1 रुपया गिरता है।
تو اگر 10 روپے گرے تو آپ سمجھیں کہ 1350 ارب کا. It's a big- دیکھیے بھارت کا جو روپیہ ہے وہ 85 روپے کا $1 ملتا ہے بھارت کے اندر. بنگلہ دیش کے اندر 109 بنگلہ دیشی ٹکا کا $1 ملتا ہے. ہمارے ہاں یہ 320 پہ کیوں پہنچا؟ افغانستان کا 85 افغانستان کا 83 پہ آج میں نے دیکھا. ہمارے ہاں یہ 320 کا کیوں ہے؟ یہ وجہ جاننے کی ضرورت ہے. دیکھیے کرنسی ریٹ جو ہے وہ لب لباب ہے آپ کی معاشی قیادت کا اور آپ کی معاشی پالیسی کا 2 اور تیسرا ہے آپ کی سیاسی استحکام کا یا اس میں خسارے کا. ہم کبھی کہتے ہیں کہ جی اسمگلنگ بہت ہو رہی ہے. اسمگلنگ تو پچھلے 50 سال سے ہو رہی ہے, کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. اور اسمگلنگ دونوں طرف ہوتی ہے. جب پشاور میں ریٹ کم ہو جاتا ہے تو افغانستان سے ڈالر ادھر آنے لگتا ہے, اور جب وہاں ریٹ کم ہوتا ہے تو یہاں سے وہاں جانے لگتا ہے. اسمگلنگ معاملہ نہیں ہے. وہ کبھی ہم کہتے ہیں تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے, کبھی ہم کہتے ہیں بجٹ کا خسارہ بہت زیادہ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ معاشی قیادت کی کوالٹی کیا ہے. آپ کو لب لباب بتاتا ہے کہ بھارت کی معاشی کوالٹی, کیونکہ ان کا 85 روپے کا $1 ہے, ان کی معاشی قیادت کی کوالٹی ہم سے بہتر ہے, ان کی معاشی پالیسیز ہم سے بہتر ہے. تو یہ دیکھنا, باٹم لائن از یور اکنامک پالیسی, اکنامک لیڈرشپ, اور آپ کے ہاں سیاسی استحکام ہے یا نہیں ہے. باقی سب بہانے ہیں کہ افغانستان چلا گیا اور تجارتی خسارہ ہو گیا اور بجٹ کا. معاشی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے انور صاحب ویسے معاشی ایمرجنسی کا ہم شور سنتے تھے بڑے ٹائم سے, پھر اس کے بعد ایک دم سے سناٹا چھا گیا, خاموشی چھا گئی. کیا ہم معاشی ایمرجنسی سے نکل آئے ہیں؟ ابھی آئندہ جو ہم نے قرضے کی قسط دینی ہے وہ کہاں سے دیں گے؟ ہمارے پاس پیسے ہیں؟ معاشی ایمرجنسی سے نہیں نکلے, ہمیں وار فوٹنگ پر اقدامات کرنے ہوں گے. دیکھیے بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے, اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے, آپ کو ایڈمنسٹریٹولی اپنی اصلاحات کی ضرورت ہے. یہ جب آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اسی طرح ہوں گے. دیکھیے معاشی صورتحال تو ہے جس طرح ذکر کیا کہ اگر آپ کا $1 کے مقابلے میں ڈی ویلیو ہوتا ہے تو پھر اس کی آپ دیکھیے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا $1 ارب گرنے سے 35 ارب روپے کا ہمیں خسارہ ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے. اور ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں آپ وہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ ڈالر کی قیمت کیا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں اب اکنامیکلی اصلاحات لانی ہیں, ہمیں پولیٹیکلی استحکام لانا ہے. جب ہم یہ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کا جو ڈالر ہے اس کی قیمت کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور دوسری بڑی وجہ شاید اس کی طرف شام صاحب توجہ دلائیں کہ جب اس طرح ڈالر کا معاملہ آتا ہے نا تو اس کی ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے. جو عمرہ ہوتے ہیں, جو مافیاز ہیں, وہ ڈالر کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اسی سے وہ اربوں روپے کماتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی اس دور میں بھی آپ کو ایک رپورٹ اسٹیٹ بینک نے, ڈاکٹر صاحب آپ کو شام صاحب یاد ہو تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس سے اس ڈالر کی قیمت بڑھنے سے کتنا اربوں روپے کا جو ہے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا. تو جب اس طرح کے مافیاز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو مجھے بتائیں کہ پھر عام آدمی کہاں پر جائے گا؟ سارا اس کا بہت تمام جو ہے وہ عام آدمی پر آئے گا. ٹھیک ہے احتشام صاحب, ویسے معیشت کی پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں, استحکام کی, بڑی پڑھی لکھی سی باتیں لگتی ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہم دیکھتے ہیں تو آج پی آئی اے نے پیسے مانگے, وزارت خزانہ نے انکار کر دی کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, کوئی لون کا بندوبست کر لو. کیا موجودہ معاشی صورتحال اس کی وجہ ہے؟ دیکھیں سلمہ, زمینی حقائق کی بات کی جائے تو میں اگر غلط نہیں ہوں تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا تھا کہ یہ اگر ڈالر بڑھا ہے تو اس کا فائدہ ہمارے پاکستانیوں کو ہے جو باہر رہتے ہیں. اب اس کے رویا جائے, پیٹا جائے, کیا کیا جائے. دیکھیں بنیادی طور پہ تو ایک بات ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا اور میں بھی ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ IMF کے پروگرام میں واپس جانے کے بعد ہماری مشکلات کم ہو جائیں گی, لیکن نہیں ہوئی. لیکن ایک مہینے جولائی کے مہینے میں $5 بلین آپ نے قرضہ لیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی $4 سے $5 بلین دسمبر تک آپ نے واپس کرنا ہے. $33 بلین اگلے سال, اس کے بعد کہاں 3 سالوں میں کہا جا رہا ہے کہ پہنچ جائے گا $80 بلین. پیسہ نہیں دے سکتے. دیکھیں ایک چیز جو کر سکتے ہیں, اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ اس سال ہم نے دیکھا کہ ہمارا $4 بلین کا ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. ابھی کیوں کم ہوئی ہے؟ ہماری $4 بلین کی جو ہے نا وہ سیدھی ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں. باعث جو پیسہ وہ کیوں ہوا ہے؟ کیوں نہیں بینکنگ چینل کے ذریعے لوگ پیسہ آتا؟ کیوں نہیں آپ جنون قسم کے لوگوں کو, جس کو کہتے ہیں کہا جائے کہ جی آپ آئیں پاکستان میں, اس طرح پیسہ بھیجیں. دیکھیں میرا خیال ہے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ IMF کے پروگرام کے بعد ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہ تو پیسہ دے رہے ہیں, وہ پیسہ دیتے رہیں گے. دیکھیں ایسے وشیش سرکل میں پھنسا دیا گیا, ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم بیٹھ کے اپنا وہ جس کو روز ہم کہتے ہیں ہوم گرون پالیسیز ہوں, ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے, ریمیٹنس کیسے بڑھانی ہے, خسارے کم کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں. ہر حکومت آتی ہے, وہ کہتے ہیں پنجاب میں ڈنگ ٹکاؤ سسٹم کے تحت. ایک حکومت آتی کہتی جی ٹھیک ہے جو غلط کام ہے ہوتا رہے, اگلی حکومت بھگتے گی. قاسم کے ابا نے بھی یہی کیا, جاتے جاتے انہوں نے بھی یہی کیا. تو سوال یہ کہ کوئی بھی سیریسنس دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا. بظاہر لگتا ہے کہ یہ جو ہم روز بات کرتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی, یہ ساری چیزیں بڑا واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ سیریسنس نہیں ہے ہمارے, جس کو کرتے دھرتے ہیں. اور آج آ کے ہم دیکھ لیں ایونچولی فوج کے
जिम्मे पड़ जाता है सब कुछ। अब वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेके भी आए टेक्नोक्रेट सिस्टम, प्रोफेशनल बंदे अपनी जगह पे, लेकिन ये इतनी आसानी के साथ मामला हल होता नज़र नहीं आता। आखिरी बात यह है कि डॉक्टर जो हमारी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, अब उनसे बड़ी तवक्कुआत की जा शमशाद अख्तर, उनसे बड़ी तवक्कुआत की जा रही हैं कि जी वो बाहर से किसी तरीके से IMF से जो सख्त कड़ी शराइत है इनमें कोई कमी करवाने में कामयाब हो गई तो हमारे बहुत सारे मसलों में एक डॉलर का मसला देखें ना, स्टेट बैंक उसको रोक दिया गया है कि इंटरफेरेंस नहीं, सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक मार्केट में इंटरफेयर करते हैं, हमें उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, आप हाथ नहीं लगा सकते, रेट बढ़ता है तो बढ़ता चला में खुद अपने लिए कांटे बिछाए। लेट्स सी अगर नेगोशिएट किया जाए के साथ तो क्या पता कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन जैसे आपने कहा कि हर चीज में हम फौज को बुलाते हैं, ऐसा ना हो कि हमें फौज को ये भी कहना पड़े कि आए और बिजली सस्ती करके दे और डॉलर को कम कीमत पे या कंट्रोल करके दे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।